पाकिस्तान ने एक साल में जो सफ़र किया है, अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, मुश्तरका काविशों से हमारा सितंबर में IMF का प्रोग्राम तय हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफ़र है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, लेकिन आगे भी जो सफ़र जो है कोई आसान नहीं है। दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन ये उम्मीद सामने आ गई है, पूरी कौम देख रही है कि अब पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पिछले 8-10 महीनों में हमने सख्त फैसले किए। अब आपकी मुशावरत से ये पॉलिसियाँ बनेंगी, किस तरह एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, किस तरह एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, किस तरह इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जो आज यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एक साल में उनकी मुआशी टीम ने इनकी सरबराही में पाकिस्तान की मईशत जो हचखोले खा रही थी उसे इस्तेकाम की तरफ लेकर गए। उन्होंने कहा जो मुश्किल फैसले करने थे IMF के प्रोग्राम के हसूल के बाद वो कर लिए गए हैं और अब अगला जो हदफ है वो ग्रोथ में इजाफा है, यानी कि जो हमारी बरामदाद हैं इनमें बढ़ोतरी लाई जाएगी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो अब पॉलिसियां तरतीब दी जाएंगी उसमें ताजिर बरादरी की राय को शामिल किया जाएगा। एक तो हमारा आज का ये अहम मौजू है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मुआशी इशारे शेयर किए गए हैं उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन दूसरी जानिब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे सियासत के हवाले से। सियासत में अभी भी शोरश बरपा है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में अपना पावर शो किया, जलसा किया। हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात की ऑफर दी गई उसे मुस्तरद कर दिया गया है। तुंदो तेज बयानात और तकरीर की गई। फिर बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक और खुला खत लिख डाला है। मुल्क की सियासत आने वाले साल में क्या रुख अख्तियार करती है, इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें जिन नुमाया शख्सियात ने ज्वाइन किया उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद कौसर काजमी साहब, तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के। आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश के प्रोग्राम सच के लिए आप तशरीफ लाए। हमें स्काइप वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, मारूफ माहिर मईशत हैं और इस हवाले से लिखते भी हैं और आपके तज्जिए भी सब सुनते हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया। दौरान प्रोग्राम हमें खुरम शहजाद साहब जो मुशीर वजारत ख़जाना है वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि जो हमारी वजारत ख़जाना है वो किस किस्म के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही है। तीनों मेहमानों को वेलकम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में आपकी इजाज़त से डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, सर आपसे करूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू का जो मुंतखब हिस्सा है वो हमने आपके सामने और व्यूअर्स के सामने रखा। डॉक्टर साहब, आप मुल्की मईशत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्या कहेंगे एज वी स्पीक? आज 8 फरवरी 2025 है। एक साल में हम आज कहाँ खड़े हैं डाउन द लाइन एज फॉर एज इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी इज कंसर्न? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, मईशत को अगर हम एक सिक्का समझें तो उस सिक्के के दो रुख हैं और ये ज़रूरी है कि दोनों रुख जो हैं उनका जिक्र किया जाए, उनको सामने रखा जाए। एक रुख है मईशत दानों का, वो रुख आप हुकूमत का भी कह सकते हैं, और दूसरा रुख है 24 करोड़ पाकिस्तानियों का जी। जो हुकूमत का रुख है, जो मईशत दानों का रुख है। आपने जिक्र किया माशी इशारियों का। हुकूमत कहती है कि महंगाई की शरह जो 30-35% हुआ करती थी वो गिर के सिंगल डिजिट पे आ गई है, 4-5% पे रह गई है। वो एक हकीकत है, वो नंबर्स हमें बताते हैं। हुकूमत ये भी कहती है कि जो तिजारती खसारा है वो सरप्लस में बदल रहा है, वो भी दुरुस्त है, वो भी हकीकत है। हुकूमत ये भी कहती है कि स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़े हैं, वो हकाइक है, वो ज़मीनी हकीकत है, वो बड़े हैं। अब दूसरा रुख भी सामने रखना जरूरी है अनवार साहब जी। और दूसरा रुख है कि जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका ये कहना है कि पिछले साल भर में बिजली की कीमत में कोई 100% इजाफा आया है। गैस की कीमतों में कोई हुकूमत खुद कहती है कि 800% इजाफा आया है। तनख्वाहें बढ़ी नहीं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि आम पाकिस्तानी जब बिजली का बिल पे करता है, गैस का बिल पे करता है,
उसके बाद उसकी कुव्वत खरीद जो है उसका आप समझे कबाड़ा निकल जाता, कुछ बचता नहीं। और फिर ऐसे खानदान भी नजर आते हैं जो कहते हैं कि बिजली और गैस का बिल पे करने के बाद उनके पास बच्चों की फीस पे करने के पैसे नहीं बचते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना मुश्किल फैसला होगा पेरेंट्स के लिए कि बिजली का बिल पे करना है या बच्चों की फीस पे करनी है। ठीक, ये रुख भी एक हकीकत है। बिलाशुबा। अच्छा, अगर आप तनख्वाहदार तबके की बात सुने, उनकी आहें सुने, उनका कहना यह है कि हुकूमत का खजाना जो तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया करता था 2019-2020 में, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि 75-76 अरब रुपया तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ था जो हुकूमत के खजाने में जमा करते थे। अब वो बोझ जो है वो 76 अरब से बढ़ के कहीं 550 अरब हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आप इसी सोचिए कि तकरीब में खिताब करते हुए डॉक्टर साहब कतकले माजद उन्होंने कहा कि जो तनख्वाहदार तबका है उनका कंट्रीब्यूशन 300 अरब से ज्यादा है, जो कि सबसे ज्यादा है। खुद एतराफ भी किया पीएम ने। तो आप सोचिए कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर इतनी तेजी से जब टैक्स का बोझ बढ़ता है। अच्छा, फिर ये देखिए, जब तनख्वाहदार तबके को तनख्वाह मिलती है तो एट सोर्स जो है उसका टैक्स कट जाता है जी। अब उसके पास जो तनख्वाह के बाद रकम बचती है वो जाता है बिजली का पे करने के लिए, बिल, फिर टैक्स कटता है। ठीक, जब वो गैस का बिल पे करने जाता है फिर से टैक्स कटता है। सही। जब वो दूध का डब्बा लेने जाता है दोबारा से टैक्स कटता है। जब वो अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है फिर से टैक्स कटता है। इंटरनेट इस्तेमाल करता है दोबारा टैक्स कटता है। वो बच्चों की कोई स्टेशनरी लेने जाता है फिर टैक्स कटता है। अभी एक दफा उसकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स कट चुका है। ओके, तो आपका नुकता ये है तो कि आप ये टैक्स का जी डॉक्टर साहब, मैं दोबारा लौट के आता हूं। मैं चाहूंगा, मैं इस हवाले से कौसर काजमी साहब की भी राय लेना चाहूंगा। आपने नुकता बड़े अहम नुकात उठाए हैं। कौसर काजमी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़े अहम नुकात हैं, हर चीज के टू साइड्स ऑफ द क्वाइन होते हैं। इस पे सर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जो उन्होंने कहा एक आम आदमी है, उस पे जो बोझ है उसमें खातिर खा कमी नहीं आई, बिलाशुबा इशारे बेहतर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, मैं तो हवाला दूंगा कि जब हुकूमत चाहे पीडीएम की थी या मौजूदा, जब ये मनसब इक़्तिदार पे बैठते हैं उस वक्त हमारे मुल्क की हालत क्या थी। नुक्ता आगाज को देखें ना जी, एक दफा फिर जीरो से स्टार्ट लिया गया। जिस मुल्क को श्रीलंका कहा जा रहा था और तबाही के दाने पे कि डिफॉल्ट हो रहा है, उसको कम अज कम उस सिचुएशन से हम निकाल बाहर ले आए। अब जो महंगाई की बात की, उन्होंने टैक्सेस की बात की, जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं उनके हवाले से बात हो रही है, तो मैं आपको बरतानिया का भी हवाला दूंगा। यहाँ पे ये मजमूई, ये पूरी दुनिया में महंगाई है, उसने सर उठाया। अब बरतानिया के अंदर ये होता था कि बुनियादी जो अशिया खुर्दनोश होती थी, जिसमें दूध है, अंडे हैं, ब्रेड है, उनकी कीमतों में हमने कभी इजाफा नहीं देखा था जी। हमेशा वो आम आदमी की पहुंच में, फूड इन्फ्लेशन नहीं होती। बिल्कुल। अब ये हुआ है कि न सिर्फ दूध, दही, अंडे और इन चीजों पे वहां पे टैक्सेस की वजह से बहुत ज्यादा महंगी हो गई। जो वहां पे जो एवरेज वेज थी वो 12 पाउंड है समथिंग, और जो तनख्वाह है वो 15 से 2000 पाउंड है, जबकि मकानों का किराया 2200 पाउंड से ऊपर होता है, जो 3 या 4 बेडरूम जो घर होते हैं। वहां पे हर बंदा जो है वो एहतजाज करता हुआ नजर आता है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप पूरी दुनिया में देख लें कि महंगाई ने हर जगह सर उठाया हुआ है। लेकिन कसम भी उसमें हमारा जो कुव्वत खरीद है और बरतानिया में, उसमें काफी फर्क है। देखिए, कुव्वत खरीद की बात ही मैं आपको बता रहा हूं। बरतानिया में अगर एक बंदे की 2000 पाउंड तनख्वाह है और वो 2200 किराया कहां से देगा, एहतजाज वहां पे भी हो रहा है। अच्छा। पाकिस्तान में हालात आप जरा दूसरे देख लें। हम तरक्की पजीर मुल्क और तरक्की याफ्ता ममालिक में फर्क तो होता है। जी। पाकिस्तान के अंदर जो मामला है, एक दफा फिर हम राइट ट्रैक पे आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं नुमाइंदा हूं पंजाब हुकूमत का, मैं आपको हवाला दूंगा कि जो वजीर आला पंजाब है, पहली दफा आपको यह होता हुआ नजर आ रहा है कि कोई हाकिम आपको यह बता रहा है कि आपका पैसा पहली दफा आप पे खर्च हो रहा है। ठीक है। लोग तनकीद करते हैं ना, हमारा पैसा अगर हम पे लग रहा है सो व्हाट। तो ये वो हमारी सीएम बताती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को ई बाइक्स देने का मामला हो या स्कॉलरशिप। पहले ये होता था, जो ज़हीन तुलबा होते थे हमेशा वो ये कहते थे कि यार हम कैसे पढ़ें, अपनी पढ़ाई को आगे कैसे लेके जाएं। अब उनको बताया जा रहा है कि आपने ये टेंशन नहीं लेनी, जो आपकी फाइनेंस, जो आपकी फंडिंग का मामला है, अगर आप ज़हीन है, होनार स्कॉलरशिप के तहत आपको पैसे मिलेंगे। तो ये तो हम देख रहे हैं, नुक्ता आगाज है, आगे देखें इंशाल्लाह मामलात और बेहतर होंगे। खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुशीर वजारत खजाना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
डॉक्टर फ़रुख सलीम साहब और कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं। फ़रुख सलीम साहब ने इक्तिसादियात का से बड़े अहम नुकात उठाए। आप खुद भी माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, अब आप एडवाइज़र हैं। सर बताइएगा, उन्होंने कहा कि इस मईशत के दो रुख हैं, एक तो इशारिये बेहतर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी तनख्वाहदार तबके पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन हो रही है, उनमें क्वांटम जंप आई है, फिर डबल टैक्सेशन होती है। इसके अलावा महंगाई जो है उसमें खातिर खा कमी नहीं, बिजली के बिल ज़्यादा हैं। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि फाइनेंस जो डिवीज़न है, हमारी जो वजारत है, वो इन खतूत पे किस तरह सोच रही है। वैसे तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी उन्होंने कहा था कि जैसी स्पेस मिलेगी जो सैलरीड क्लास पे टैक्सेस है उसमें कमी लाई जाएगी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि अगर उनका बस चले तो वो 15% इनकम टैक्स पे कमी ले आए। तो ये स्पेस कब तक पाकिस्तान में मुयस्सर आएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है जो आपने अभी पॉइंट आउट की है कि पॉलिटिकल विल जो है वो नजर आ रही है, और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी इसको कहते आ रहे हैं कि जैसे ही स्पेस मिलनी है सबसे पहले प्रायोरिटी होगी सैलरी क्लास की, उनको रिलीफ देने की, और उसके साथ साथ जो फॉर्मल सेक्टर है जिस पे टैक्सेस का बर्डन डेफिनेटली काफी ज्यादा है उनको कम करने की बात होगी। और उसके बाद क्यों कम करने की बात होगी, क्योंकि जो ये कह लें कि अंडर टैक्स या नॉन टैक्स्ड सेक्टर्स हैं या जहाँ पे कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट बड़ी जो है वो वीक है, उनके साथ जो है बातचीत की जा रही है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आपने देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस पर बहुत बात होती आई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स जो है वो 1% से भी कम जो है कलेक्ट होता है, और उसका हिस्सा इकोनॉमी में तकरीबन कोई 23% है जी। और चारों सूबों ने मैं कहूंगा बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क भी था IMF का कि आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लेकर आए, उनसे टैक्स लें। और पंजाब ने पहले किया, फिर KP ने जो है इसकी लेजिस्लेशन की और अप्रूव किया, उसके बाद सिंध ने इसको फॉलो किया और फिर बलूचिस्तान ने किया। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है ये कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर जिसमें टैक्स लेने का रुझान बहुत कम था, अब उसमें जो है वो बेहतरी आएगी और उसमें भी एक सर्टेन जो टारगेट है वो मीट होगा। तो देखें, जैसे जैसे रिटेल सेक्टर है या रियल एस्टेट सेक्टर है या फिर ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर है, जो टैक्स नहीं देता, एक तो बात बहुत क्लियर है कि सबको टैक्स देना है, और दूसरा ये कि अपने हिस्से का टैक्स देना है, और तीसरा ये कि उन टैक्स पेयर से टैक्स कम करना है जो बेचारे बहुत अरसे से जो है वो टैक्स नेट में आते रहे और अपना रोल अपने डिजर्विंग रोल से बढ़ के जो है वो रोल प्ले किया है। तो मैं ये समझूंगा कि ये जो 3-4 डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की टैक्स से रिलेटेड, आई थिंक ये आने वाले महीनों में, सालों में आप देखेंगे कि इसमें टैक्सेस में कमी नजर आएगी और सही जगह टैक्स लगेगा। एक बड़ा ये एक प्लान है गवर्नमेंट का, और नजर आ रही है। जी, मेरे साथ जरा रहेगा डॉक्टर फरूख साहब। सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो तकरीब हुई उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान मौजूद थे, एक्सपोर्ट्स के बढ़ाने की बात हुई, आपकी जो नुक्ता है वो तो आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि अब हमारा फोकस ये है, और उड़ान पाकिस्तान का जो है वो एक्सपोर्ट्स भी है, यानी कि बरामदात में इजाफा, तभी हम IMF के चुंगल से निकल सकते हैं, और ये जो डॉलर क्रंच हमें रहता है हमारी इकोनॉमी को, इससे भी हम बाहर आ सकते हैं। आप समझते हैं इसके लिए क्या मेजर लेने चाहिए? खुर्रम शहजाद भी आपको सुन रहे हैं, आपने खुद भी एडवाइजरी रोल अदा किया हुआ है वजारत खजाना के लिए। डॉक्टर फरूख साहब, क्या सजेशंस है? ये अनवर साहब, देखिए, बहुत दफा तो मईशत को या इकोनॉमी को पेचीदा बना के पेश किया जाता है जी। मामला बड़े सिंपल है। आप देखिए कि अगर हमने एक्सपोर्ट को 30 अरब से लेके जाना है 60 अरब डॉलर तक जो हुकूमत अपना हथ बताती है, तो जो बुनियाद है एक्सपोर्ट्स की, वो उसको हम कहते हैं कंपेटिटिवनेस। आपने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, उसकी बुनियाद जो है वो तवानाई का सेक्टर है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो एक्सपोर्ट में जिसकी सबसे बड़ा हिस्सा रहता है, वो टेक्सटाइल का सेक्टर जी। और टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उसमें तकरीबन 54% हिस्सा जो है वो तवानाई का है। अब पाकिस्तान में कोई 13, 14, 15 सेंट एक यूनिट बिजली का हम अपने सनतकार को, हम अपने एक्सपोर्टर को देते हैं। सही। हमारे हमसाया ममालिक जो हैं, हमारे कंपेटिटर जो हैं एक्सपोर्ट के अंदर, वहां पे बिजली जो है वो 5, 6, 7 सेंट की मिलती है। अब वो एक्सपोर्टर जो डबल दे रहा है बिजली का रेट, वो मुझे ख्याल आता है कि वो हमारे कंपेटिटर से, हमारे हमसाया ममालिक थे जो दूसरे ममालिक टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं,
उनसे compete किस तरह कर पाएगा। ओके। अब क्या उस शोबे के अंदर बुनियादी इस्लाहात हो रही हैं, या सिर्फ वो हम आप सोचिए कि उसको मेकअप करके दिखाना चाह रहे हैं, या बीमारी का ठीक। इलाज हो रहा है, या सिर्फ सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है। ओके। खुर्रम शहजाद साहब, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? बुनियादी इस्लाहात की बात की है डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने कि जो तवानाई है वो उसमें हमें रिफॉर्म्स करनी होगी। गालिबन आईपीपीस के हवाले से कुछ मुआहदात की नजरसानी तो की गई है, कोई इसमें सी चेंज हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा तवानाई की कीमतों में? देखिए जी, डॉक्टर साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है कि एक्सपोर्टर्स के लिए कम्पिटिटिवनेस बड़ी जरूरी है, और उसके लिए एनर्जी एक की फैक्टर है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि पूरे रीजन में हम इनकम्पेटिटिव हैं, अनकम्पेटिटिव आप कह लें कि हम पूरे रीजन में हैं। तो देखिए इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप मिनिस्टर एनर्जी को देखा हो आपने, वो बड़ा जो है इसमें काम कर रहे हैं, और इसमें आईपीपीस के साथ जो नेगोशिएशंस हुई हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो 1.4 ट्रिलियन रुपीस का, तकरीबन 137 अरब का सालाना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि रिवाइज होनी थी कॉन्ट्रैक्ट में, और वो हुई हैं। और तकरीबन कोई 14 आईपीपीस के साथ बात हुई है। 5 आईपीपीस इनिशियल थी, उसमें से कुछ ऐसी हैं जो कि पुराने पॉलिसी पे थी, इररिलेवेंट थी, उनको बंद भी किया गया है। उसके साथ साथ जो टोटल 19 आई थिंक आईपीपीस हैं जिनके साथ बातचीत हो रही है, और इसका इम्पैक्ट मजीद आएगा। फिर उसके साथ साथ चाइनीज के साथ लोन, कुछ लोन के हिस्सा है आईपीपीएस का, उसको रोल ओवर की बात हो रही है लॉन्ग टर्म में, जिसकी वजह से एक एडिशनल इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि टैक्सेस जो बिल्स के ऊपर होते हैं उनको किस तरह से रिवाइज किया जाए, वहां से कंज्यूमर को फायदा हो। फिर गवर्नमेंट ने ये भी एक डिसीजन लिया है कि जो प्राइसिंग में, गैस की प्राइसिंग में जो फर्क है डिफरेंट कंज्यूमर्स का, उसको जो है वो लेवल किया जाए, जिससे जो है फर्क पड़ेगा प्राइसिंग पे। तो देखिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में और महीनों में आप देखेंगे कि एनर्जी की प्राइसेस जो है वो नीचे जाएंगी, और इतनी कमी होगी कि हम एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छा रूम क्रिएट कर सकें। क्योंकि इसके बगैर देखिए उड़ान पाकिस्तान सिर्फ अनाउंस करना इज नॉट इनफ। आप बिल्कुल सही बात है ये, जब तक उस पे एक्चुअल काम नहीं होगा, जो कि होने जा रहा है और हो भी रहा है, और उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एनर्जी प्राइसेस पे डाउनवर्ड। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर ये है जी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर वो यहाँ स्टेबल रहती हैं और नीचे जाती हैं मजीद, तो उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, और इंडस्ट्री को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। ओके, मैं आपकी इजाजत से काज़मी साहब एक और सवाल डॉक्टर फरूख साहब से कर दूं इकोनॉमी के हवाले से, फिर हमने इस सेगमेंट को क्लोज भी करना है। डॉक्टर साहब, कल हमारे शो में बैरिस्टर अकील साहब मौजूद थे। डॉक्टर मैं जानना चाहूँगा आपसे, वो कह रहे थे कि जो सियासी इस्तेहकाम है उसका मुआशी बहाली से कोई ख़ास गहरा ताल्लुक नहीं है। इस मंत्रा जो आप कहते हैं कि जी मईशत तब चलेगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप भी यही समझते हैं? क्योंकि हमने 1 साल में देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आई, लेकिन मुआशी अशारिये बेहतर हुए। क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ताकि हम इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें, या आप समझते हैं इनका आपस में कोई इतना कनेक्ट नहीं है? डॉक्टर फरूख साहब। जी अनवार साहब, इसके ऊपर तो पिछले 50 साल में जितना कुछ लिखा गया है, और मईशत का और सियासत का जो गहरा समझिए कि चोली दामन का साथ है, अगर माशी इस्तेकाम, अगर सियासी इस्तेकाम ना हो तो माशी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आता जब तक आप मईशत और सियासत को अलग अलग ना कर दें। अब बहुत सारे ममालिक में ये मॉडल आया है, जैसे इटली में आप सोचिए कि दूसरी जंग अजीम और आज के दरमियान कोई 60 से 70 वज़राए आज़म तब्दील हुए हैं, यानी कि तकरीबन हर साल एक नया वजीर आज़म आता है। तो आप इंतहा देखिए सियासी अदम इस्तेहकाम की। लेकिन उन्होंने किया यह है कि उन्होंने सियासत और मईशत को अलग अलग कर दिया है, उसके बीच में एक फायरवॉल खड़ी कर दी है। वो हम पाकिस्तान में खड़ी करने के काबिल नहीं हुए हैं अभी तक। ये इस पे काज़मी साहब आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा फायर वॉल खड़ी की है, हमारी नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आप हमारे साथ ही मौजूद होंगे। बात कर रहे हैं कि पीटीआई तो दोबारा से एहतजाज की तरफ बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा, तवानाई की कीमतों में बेहतरी लाना, आईटी को सेक्टर को फ़रोग़ देना। आप समझते हैं हम फायर वॉल क्रिएट कर सकते हैं या नहीं? हम नहीं कर सकते। देखिए जी, पूरी अभी आईटी मिनिस्टर्स को मैं सुन रहा था, बल्कि 2 दिन पहले एक निजी महफिल में भी बैठ के उन्होंने बात की। नई चीज़ हो सकती है हमारे लिए, वरना वेस्ट में तो अरसा दराज से ये चीजें मौजूद थी। जो नई चीज होती है ना, जैसे मैंने पहले आपको कहा, नुक्ता आगाज में वक्त लगता है, लेकिन ये नहीं कि नामुमकिनात में से है। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और करेंगे, और ये जरूरी भी है।
जो मौजूदा हालात हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं, अदम इस्तेहकाम की आपने बात की, तो इनके हवाले से जो बेहतर होगा रियासत के लिए वो हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। सर लेकिन इकोनॉमी के हवाले से इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए जो पब्लिक पल्स है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अवाम के लिए आप समझते हैं कि साल 2025 में वो जो कहते हैं बेनिफिट्स एट द ग्रास रूट लेवल वो सामने आएंगे? देखें अभी 100 मेरे हाल में पंजाब के अंदर जो मैं देख रहा हूँ बड़ा क्लोजली, जो हमारी सीएम साहिब हैं, जो उन्होंने अपनी एक तकरीर की थी ना, उसके अंदर जो जो बातें उन्होंने की थी वो लम्हा ब लम्हा एक के बाद एक आपको सच होती हुई नजर आ रही हैं। मैं अगर आपको कहूं कि जुबानी मुझे वो याद है, मंसूबे तो नहीं है, हाँ इन राइटिंग मेरे पास मौजूद है, मैं खोल के आपको एक एक चीज बता सकता हूं जिस पे अमल दरामद हो रहा है और अपोजिशन के लोग तायीद करते हैं जब वो हमारे साथ बैठते हैं। यार ये चीजें हमने पंजाब में पहले नहीं देखी थी। अब ये है कि अगर अवाम लाहौर के अंदर आप जाएं, आप लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, वो मोतरफ नजर आते हैं। बहुत बड़ा सूबा है और अभी न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि वजीर आला ने कल एक मीटिंग की और बाकी जो सूबे हैं जीबी समेत पाकिस्तान के तमाम, वहां पे हुनार स्कॉलरशिप जो है उसको हम लेके जा रहे हैं और बाकी सूबों के अंदर भी ये तरजीहात होती हैं किसी भी कौम की। तालीम की तरफ आपको तवज्जो देनी होती है, जो नस्ल है, जो मुस्तकबिल है, उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे, बाकी तमाम मसाइल हल होंगे। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या कहेंगे इस हवाले से जो बात की डॉक्टर फरूख साहब ने कि जी दीगर जो यूरोपीय ममालिक है वो तो फायरवॉल बना लेते हैं, हमारे यहाँ जो सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है, मौशी इस्तेकाम? देखिए जी, मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कि मैं तो दोनों को अलग समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इंटरचेंजेबल नेम्स हैं। अच्छा। तो जहाँ देखिए ना, अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी या कंटिन्यूटी नहीं होगी तो नेचुरली पॉलिसी आप नहीं बना सकेंगे, पॉलिसी की कंटिन्यूटी आप इंश्योर नहीं कर सकेंगे। और गवर्नमेंट का देखें एक ही काम है, गवर्नमेंट जो भी आती है उसका काम ये होता है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क दे और पॉलिसी की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करे। और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सारे मिलके ऑब्वियसली सब अपनी पॉलिटिक्स करें और अपने फिर एक क्रिटिसिज्म करें, बट विद इन रीजंस हो कि जी मुल्क को जो है वो दाव पे नहीं लगाना और मुल्क की सलामती को दाव पे नहीं लगाना है और हमने जो है मिलके काम करना है और एजेंडा हमारा एक ऑब्जेक्टिव एक हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। खुर्रम शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुशीर वजारत ख़जाना मौजूद थे। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब का बहुत शुक्रिया जो माहिर मईशत है और उन्होंने अपनी राय दी। कौसर काज़मी साहब हमारे साथ नशिस्त में तशरीफ़ फरमा रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत की बात करेंगे। जो मैंने इब्तदाई में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है, मुज़ाकरात की ऑफ़र उन्होंने मुस्तरद कर दी है और बानी चेयरमैन PTI ने आर्मी चीफ को एक और खुला खत लिखा है। सब कुछ एक वक्फे के बाद, वक्फा ले लीजिए। जानते हो अगर अज़्म इस्तेहकाम का तो सिर्फ एक साल में क्या कुछ हो सकता है। सिर्फ एक साल में महंगाई की शरह को 9 साल की कम तरीन सतह पर लाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट को 1,18,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी के साथ दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट बनाया जा सकता है। अगर अज़्म इस्तेहकाम का तो सिर्फ एक साल में सनतों के जाम पहियों को फिर से रवां किया जा सकता है। बरामदात में 11% इजाफा करके तिजारती खसारा कम किया जा सकता है। तरसीलात ज़र में 33.6% का रिकॉर्ड इजाफा किया जा सकता है। करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में बदला जा सकता है। रुपए की कदर को 10% मुस्तहकम किया जा सकता है। टैक्स कलेक्शन में 23% का बेमिसाल इजाफा किया जा सकता है। पॉलिसी रेट 23% से कम करके 12% पे लाया जा सकता है। ये है अज़्म इस्तेहकाम के साथ जवां स्पीड का एक साल बेमिसाल। अगर एक साल में इतना कुछ हो सकता है तो सोचो 5 साल में कितना कुछ हो सकता है। जब रहनुमा हो शहबाज तो फिर क्यों ना भरे उड़ान पाकिस्तान, उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
बरमला एतराफ़ करते हैं कि फौज की कुर्बानियों का खान साहब ने कहा है कि कुर्बानियों का बरमला एतराफ़ करते हैं, लेकिन पब्लिक की खलीज नहीं पड़नी चाहिए। रास्ता निकालना होगा, ये याद करना होगा इस वक्त मुल्क एक बड़े मुश्किल चौराहे पे खड़ा है। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब की। आज स्वाबी में जलसा हुआ और उनकी तकरीर का हमने एक मुंतखब हिस्सा आपके सामने रखा है। ब्रेक पर जाने से कबल मैंने आपको बताया कि बानी चेयरमैन PTI ने आर्मी चीफ को एक और खुला खत लिखा है और स्वाबी के जो जलसा हुआ है अब आगे का रोड मैप क्या होगा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ज्वाइन किया, और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और स्वाबी जलसे में मौजूद थे, मर्दान के रहने वाले, उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। कौसर काज़मी साहब हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के। मैं आपकी तरफ आने से कबल ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा आज, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, वो भी हमने उनकी गुफ्तगू एक मुंतखब हिस्सा आपके लिए चुना है, वो भी आपके सामने रखते हैं। इक़्तिदार से महरूम जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी किया गया, इक़्तिदार से बेनज़ीर भुट्टो भी की गई, मियाँ नवाज शरीफ से भी इक़्तिदार एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा लिया गया, लेकिन हमने रियासत के गिरेबान पे हाथ नहीं डाला, हमने कौम की असास पे हमला नहीं किया, शोहदा की यादगारों को और पाकिस्तान की दफा की अलामतों को जो है उनकी तौहीन नहीं की। PTI वालों को एक सियासी जमात की तौर के ऊपर अपने रवैये चेंज करने चाहिए। जी ज़ीशान खानज़ादा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। स्वाबी का आपका जलसा हो गया, कितना इंप्रेसिव शो था, यकीनन आप इस हवाले से कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ था। अब रोड मैप क्या है सर, व्हाट्स नेक्स्ट? बैरिस्टर गौर साहब की हमने गुफ्तगू का हिस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि रास्ते तलाश करने चाहिए। हुकूमत ने तो आपको मुज़ाकरात की ऑफर दी है, उसे क्यों कर उमर अयूब खान साहब ने मुस्तरद कर दिया? ज़ीशान खानज़ादा साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका। जैसे आपने शुरू में कहा कि जलसा तो जी माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त जलसा था, और PTI के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए जलसे तो माशाल्लाह अब कोई इतना मसला नहीं होता। जलसे भी बड़े बड़े होते हैं खुसूसी तौर पे KP में, क्योंकि बाकी पूरे पाकिस्तान में तो करने नहीं देते हैं जलसे, तो इधर ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सारे लीडर्स भी आते हैं, अपनी तकरीरें भी करते हैं। जुनैद अकबर साहब ने कहा था खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, क्या आप ये सिद्ध के दिल से कह सकते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा था खानज़ादा साहब? जी देखें जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने जो बात की है, ये जो जलसा था वाकई में, क्योंकि मैं स्टेज पे खड़ा था तो दूर दूर तक जो है तो लोग नजर आ रहे थे, और एक बाकी जब फिर हम निकले तो रास्ते में आप यकीन करें कि मोटरवे के ऊपर जो है तो 2-3 किलोमीटर के ऊपर जो है तो गाड़ियां खड़ी हुई थी, मोटरवे बंद था, वापस जा भी नहीं सकते थे। तो इस तरह की ये चीजें जो है होती हैं। तो देखिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि PTI और तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनको ये चीजें समझ आ गई हैं कि देखें जलसे तो हमारे माशाल्लाह कामयाब होते ही हैं, लेकिन अवाम में जो खान साहब की पजीराई है वो सबको पता है। इसीलिए ये जो अभी आपने बात की है मुज़ाकिरात की, जितनी भी चीजें हों, देखिए हमारा तो मकसद इसमें यही है ना कि जो अवाम की राय है तो उसकी कदर होनी चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है। और जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे 2024 में जी, तो जो है तो असल तौर पे जो उसका रिजल्ट है वो अवाम के सामने लाना चाहिए। ये है इस पूरी चीज का, ये जो भी कैंपेन चल रही है ये PTI की, और ये सारी चीजें जितनी भी है वही इसका मकसद है। आप सबको पता है आज जो हम ये योम स्याह मना रहे थे उसका भी यही मकसद है। क्यों नहीं ये हुकूमत और ये इन चीजों, इन मुतालबों को वो वही बात है कि इनको ये हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। अगर ये चीज सामने आ गई कि जी ये जो फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं ये एक असल हुकूमत नहीं है। अच्छा, तो इक़्तिदार की बातें तो जिस तरह अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने आपने क्लिप सुनाया, तो जी वो खुद इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते हैं और बाकियों को कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि जी जो है इसका इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए। मैं दोबारा मेरे साथ रहेगा, लौट के आता हूं। कमर जमान कायरा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ज़ीशान खानज़ादा साहब कहते हैं कि हमारे जो एहतजाज और जलसे जुलूसों का मकसद ये है कि 8 फरवरी ये हुकूमत जो है कौसर काज़मी साहब की वो यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं, ये यौम स्याह मना रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, कैसे इन मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है सियासी तौर पे? मुआशी खुशहाली भी उस वक्त ज्यादा देर पाओगी जब सियासी इस्तेकाम होगा। कायरा साहब, बिलाशुबा ऐसे ही है अनवार साहब।
और इसीलिए हुकूमत तो चल रही है, हुकूमत के चलने में तो कोई रुकावट भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब असल में सियासी इस्तेहकाम होगा और चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। जो है कैसे आएगा, एक मेरे भाइयों का ये तकाजा जो है ना, ये बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त होगा कि जी ऐसा होना चाहिए, मैंडेट वापस आना चाहिए, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन है जो पाकिस्तान में कहता है नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? यस, हमारे ख्याल में इसका रास्ता वो है जो बैरिस्टर गौहर साहब ने अब आगे कहा, जो हम इनको 2018 से कह रहे हैं कि सियासी जमातें बैठेंगी, सियासी अमल को मुस्तहकम करने के रास्ते पैदा करेंगी, डायलॉग के जरिए वे फॉरवर्ड डिजाइन होगा और कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे भाई इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। आज भी ये एक ही तरफ है, पूछ लो ना, आज भी ये इसी तरफ लगे हुए हैं कि जी ऐसे होना चाहिए। जी जी कह रहे साहब, तो जो अनवर साहब जो आगे वे फॉरवर्ड है ना सर, लेकिन हम मुस्लिम लीग लड़ते रहे, हमारा ये तकाजा था कि हमारे मैंडेट पर डाका डला, उनका तकाजा था कि उनके मैंडेट पर डाका डला, फला हुआ, एक दूसरे से लड़ते लड़ते अल्टीमेटली हमें समझ आ गई कि हमें आपस में इकट्ठे बैठ के रास्ते निकालने पड़ेंगे। इकट्ठे बैठे तो रास्ते निकले, पाकिस्तान में सियासी अमल मुस्तहकम हुआ, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करके गई। उसके बाद 2018 आ गया जी, फिर अब मैं किसी को एलर्जी नहीं करता, छोड़िए, बड़ी तल्ख तारीख है, लेकिन उसके बाद फिर वो चीजें रिवर्स हो गई। आज भी बैरिस्टर गौहर ने जो बात कही है कि रास्ते निकालने होंगे, रास्ते निकलेंगे, सियासतदानों ने करनी है, सियासी जमातों ने करनी है, सियासी जमातें बैठेंगी तो रास्ते निकलेंगे। मेरी शक्ल किसी को पसंद है या नहीं है, ठीक है, किसी की शक्ल मुझे पसंद है या नहीं है, हर एक को उसकी जगह तस्लीम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ही शायद को रास्ता पे बेहतर रास्ता निकल पाए। अगर हमारा ये ख्याल हो कि हम किसी को पिछाड़ देंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट को भी उठा के फेंक देंगे बैरकों में, और हम सियासी जमातों जो अपनी मुखालिफ हैं उनको भी गिरा के आगे बढ़ेंगे, तो ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये नहीं हो सकेगा। कौसर काज़मी साहब, आप सर क्या कहेंगे? आपने दोनों सियासतदानों की राय सुनी। शाह जी, आपने अभी खारिज साहब का एक वो क्लिप चलाया जी, बात यह है कि अभी कायरा साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, उन्होंने भी तायीद की बैरिस्टर गौहर साहब की, लेकिन अगर आप उनकी पूरी बात सुने तो वो आर्मी चीफ को मुखातिब कर रहे हैं और खत भी लिखा है इमरान खान साहब ने। हाँ, अगर आप आर्मी चीफ को मुखातिब करके वहां से रास्ता मांग रहे हैं तो इनका मसला अब ये है कि ये अपना जो एक मखसूस तबका जो इनके कल्ट में मुब्तला है उसको ये नहीं बता सकते कि अब हम जो हैं मुज़ाकरात उन लोगों से कर रहे हैं जिन लोगों को हमने हमेशा चोर डाकू का और उनकी हमने किरदार कुशी की। क्यों कि अब वो, मैं तो सीधा कहूंगा भाई, ये खुद नहीं करना चाहते या इनको करने नहीं दिया जा रहा। जहां से इनकी तनख्वाहें आती हैं यार, इनका टोटल जो लॉबिंग फर्म्स है, आज रियासत के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, रियासत पे तू, अब मुल्क पे इस तरह लग रहा था शायद कोई आरएसएस का कोई सियासतदान है इंडिया में खड़ा होके रियासत पाकिस्तान को ललकार रहा है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर या जुनैद अकबर साहब, और फिर ये कहते हैं कि हमें एहतजाज की इजाजत नहीं मिलती। ऐसे एहतजाज की इजाजत दें आपको कि आप अगर गोली चलाएंगे तो हम तैयारी के साथ आएंगे। भाई गोली, लाशें, एक झूठा मामला, एक झूठा बयानिया जिससे आपने रियासत पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, वो डिजिटल ट्रक्स चला के अमेरिका और बरतानिया की सड़कों पे। आज आपका वही लबो लहजा तकरीर में था, आज आपने फिर रियासत को ललकारा। एक तबका आपका मुफाहमत की बात करता है, एक तबका आपका गोली मार दो, जला दो, गिरा दो की बात करता है। ये जो खानजादा साहब कह रहे हैं, कौसर कासिमी साहब का, आपका एक ग्रोह जो है जो बैरिस्टर गौहर साहब सरबराही कर रहे हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और जो नए आपके खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं वो सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि इस दफा हम आए तो बंदोबस्त और तैयारी के साथ आएंगे। खानजादा साहब, अनवर साहब देखें और पीटीआई का इस टाइम पे क्या मौक़िफ़ है, क्या है, अगर आप इसके थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट दूंगा, जी जी प्लीज जाके देखें कि देखें खान साहब की हुकूमत गिराई गई और इस बात पे कि जी बहुत ज्यादा महंगाई है, 12% उस टाइम पे कह रहे थे जी इन्फ्लेशन है, और खैरा साहब बैठे हैं, पता है उस टाइम पे इन्होंने वो जो महंगाई मार्च और इस तरह की चीजें की थी। फिर हुकूमत गिराई गई, उसके बाद फिर 3-4 साल तक जी, बल्कि 3 साल तक अभी तकरीबन 40% पे महंगाई पहुंच गई थी। फिर किसी ने ये नहीं कहा कि जी वो
ये हमने उस हुकूमत को गिराया क्योंकि और तो कोई वजह नहीं थी। चले मैं वो बात नहीं करता। आगे फिर खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत तो आपने गिरा दी, आप इलेक्शन कराएं। इलेक्शन नहीं कराया गया है और उसके बाद फिर जो है इंटरम हुकूमत आई, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि खान साहब को पता था कि मेरी तो पजीराए है अवाम में, मैंने तो इलेक्शन करना है, लोग मुझे वोट देंगे, मैंने आ जाना है। लेकिन क्योंकि बाकी 13-14 पार्टियां जो थी तो वो हुकूमत में थी, उनको पता था कि वोट हमें नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने थे। वो इलेक्शन हुआ, सबको पता चला और वही फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनाई गई। उस कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। अब बात वही है कि आप हमें बताएं कि जब इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने के बाद भी जब खान साहब को अपना मैंडेट नहीं मिलता तो फिर यही तरीका होगा ना कि फिर वो कहेंगे कि जी रोडों पे निकलें और एहतजाज करें। ये कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत से मांगे, हुकूमत से हम क्या मांगे? जब हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जी रिजर्व सीटें, वो रिजर्व सीटें नहीं देते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जजेस के ऊपर इन्होंने जो है तो 26वीं तरमीम कर दी। तो अब देखें ना, हर जगह पे जो है तो पीटीआई को किसी तरह से इन्होंने ब्लॉक करना है, इन्होंने खान साहब को जेल में रखना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने और खान साहब को इन्होंने हुकूमत से बाहर रखना है और अपने आप को हुकूमत के अंदर रखना है। तो ये जो बाकी जितनी भी बातें हैं ये बेबुनियाद हैं। अगर आप कहें, देखिए हम बैठना तो चाहते हैं लेकिन किसके साथ बैठे हैं? किसके साथ बैठना चाहते हैं वैसे खानजादा साहब? किसके साथ बैठना चाहते हैं? अगर हुकूमत कोई कुछ कर सकती है, अगर हुकूमत ये जो जुडिशल कमीशन वाली बात है तो वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। वो उमर यूब साहब ने और गौहर साहब ने उन्होंने बार बार ये बात कही है कि जी आप कम से कम अनाउंस तो करें कि जी हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे। आप अनाउंसमेंट तो करें तो हम आपके साथ आगे जाएं। ये तो आप आर्मी चीफ को दोबारा खत लिखने की क्यों कर जरूरत पेश आई, दोबारा खुला खत खान साहब को? खान साहब की राय है, वो तो खान साहब ने दे दी ना, वो तो सबको पता है। और अगर उसमें कोई ये आपके बयानी के बिल्कुल मुखालिफ बात नहीं है खानजादा साहब? आपका जो आज का बयानी है और आर्मी चीफ को खुला खत लिखना, बयानिया अगर कोई इसको बनाना चाहता है तो बयानिया खान साहब का एक है और वो यही है कि जी ये जो इलेक्शन हुए थे वो धांधली हुई है पीटीआई के साथ, वो मैंडेट जो है वो चोरी तो किया। आर्मी चीफ का उस पर क्या फिर किरदार होगा? उनसे खत लिखने का क्या मकसद है? ये तो फिर आप हुकूमत से ना, कौसर काजमी साहब की जमात से, पीपल्स पार्टी की जमात से आप ग्रैंड अलायंस तो बना रहे हैं अपोजिशन का, इनसे भी बातचीत कर लें ताकि इलेक्शन ऑडिट हो जाए। जी हाँ, तो बस इनके साथ तो वैसे भी बातें चल रही है ना, उसका अगर उसका कोई सोल्यूशन निकलता है तो बिल्कुल हम इनके साथ बात कर भी रहे हैं। और जो खत की बात कहाँ कर रहे हैं बातचीत? तो ऑफर तो मुस्तरद होगी, आपने तो अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी है सर। तो ये अगर आगे उसमें मैंने तो आपको बता दिया कि ये आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये क्यों नहीं, ये वो कह रहे हैं कि सिर्फ अनाउंस कर दें कि जुडिशल कमीशन हम बनाना चाहते हैं। ओके, सिर्फ अनाउंस कर दें। मैं ये पूछता हूँ कायरा साहब, वो कह रहे हैं खानजादा साहब कि सिर्फ ये अनाउंसमेंट ही आ जाए कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं तो हम बातचीत के लिए रजामंद है सर। कायरा साहब, देखा मैं राब्ता हमारा कायरा साहब के साथ नहीं है। काजमी साहब वो कह रहे हैं आप लोगों की जानिब से सिर्फ अगर जुडिशल कमीशन पे रजामंदी का इजहार हो जाए, कल भी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं, तो सर इसमें आप समझते हैं बहुत मुश्किल मामला है, जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता? वो कहते हैं गोली क्यों चलाई, आप लोग सब झूठा बयानिया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें, इंतजार ही नहीं किया ना इन्होंने भाई। अभी 1-2 दिन रहते हैं, आप मुज़ाकरात से पीछे हट गए। हाँ। आपने मुतालबा हमने किया था इन राइटिंग चीजें दें। क्यों किया था? क्योंकि आप मुकर जाते हैं, आप इनकार कर देते हैं। ना हम माफी मांग रहे हैं, ना हम एनआरओ मांग रहे हैं। अब खान साहब के खुले खत बता रहे हैं कि अब वो पांव पड़े हुए हैं, भाई मुझे माफ कर दो। वो नजर आ रहा है एक तरफ उनकी लैंग्वेज इस तरह। मैं इसीलिए कहता हूं ना, बैरिस्टर गौर साहब को इन्होंने लगाया हुआ है कि आपने माफी कार्ड जो है उसको लेके आखिरी हद तक जाना है कि किसी तरीके से खान साहब की जान बख्शी हो जाए। वो जो हमारे दूसरे क्या नाम है, जुनैद अकबर साहब को इन्होंने इस काम पे लगाया हुआ है कि आपने जिन अफराद को, जिन यंगस्टर्स को, जिस एक मखसूस तबके को हमने ये कहा हुआ है कि ये फौज जो है ये पाकिस्तान की खुदा न खास्ता सबसे बड़ी दुश्मन है, जो आपने पूरी दुनिया में ये एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है, आप अपने उस नैरेटिव को बरकरार रखना चाहते हैं। जैसे अली अमीन गंडापुर जो है वो थू कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान पे, और इस तरह की घटिया जुबान आज उन्होंने इस्तेमाल की। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या आप ये समझते हैं कि कोई भी हुकूमत आपके साथ बैठेगी?
अगर आपका रवैया, आपके अल्फाज का चुनाव रियासत पाकिस्तान के हवाले से ये होगा समझते फिर ये तो कोई भी हुकूमत नहीं बैठेगी। इनका काम नहीं है शाह जी, ये कभी भी बातचीत नहीं करेंगे। जुडिशियल कमीशन बन गया, इनको पता है जो लाशों का झूठा बयानिया बनाया है वो भी सबटाज उनका ब्लफ कॉल कर लेना सर। कारा साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, खानजादा साहब कह रहे थे कि अगर आप जुडिशियल कमीशन ही बनाने पे आमादगी का इजहार कर दें तो बातचीत दोबारा बहाल हो सकती है। देखिए, एक चीज होती है कि आप किसी तरफ से कुछ डिमांड करते हैं सर, दूसरी तरफ के भी कुछ तकाजे हैं, उनका भी कोई जवाब है। आपने कह दिया, आपने मुतालबा कर दिया, तो ये कहाँ लिखा है कि जो आपके मुंह से निकल गया वो हतमी तौर पे फाइनल है और वही मानना है। अगर कोई टेक्निकल वजह है, अगर कोई लीगल वजह है और हुकूमत वो ओबे नहीं कर सकती, उस पर अमल नहीं कर सकती, तो देन सियासत ये नहीं होती कि आपने दूसरे को पिछाड़ के आगे आना है, आपने उसको गिरा के नहीं आगे आना, बल्कि आपने दरमियानी रास्ते निकालने हैं। सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है, तो उसके लिए ये रवैया कि जी हमने फलां ने ये कह दिया तो हम मुज़ाकरात छोड़ के आगे, ये रवैया नहीं चलता। बिल्कुल हमें ये समझने की जरूरत है कि आपको अल्टीमेटली डायलॉग में आके बैठना पड़ेगा, और अगर आप ये समझते हैं कि डायलॉग के अलावा आपके पास ताकत है, आप सारी सियासी जमातों को पिछाड़ सकते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को पिछाड़ सकते हैं, आप सब कुछ, तो बिस्मिल्लाह, गुड लक टू यू। टुवर्ड्स द खानजादा साहब, आप स्वाबी जलसे के बाद अगला लाएमल क्या है? जलसा करेंगे या क्या, मतलब आप आगे का रोड मैप क्या आप लोगों का, जरा ये तो बता दें इख्तिसार से। देखिए, आज का जलसा जो था, जिस तरह मैंने आपको कहा, ये तो उसी तौर पे यौम स्याह हमने बनाना था, और वो पूरे मुल्क में, सिर्फ स्वाबी जलसा नहीं था, बाकी हर जगह पे जो है तो जलसे भी हैं, और जिधर आपको पता है कि जितना ये करने देते हैं, अगर लोग जेलों में डाल रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान की दुनिया में पता है कि इधर। ये तो आपने 8 फरवरी के हवाले से कर लिया, अगला भी कोई जलसा का अनाउंस किया है या अभी वो तय होगा? अगला जो है तो बिल्कुल वो जी खान साहब आगे जो भी लाए में अमल देंगे तो उस सूरत फिर आगे पूरी पार्टी चलेगी, और क्योंकि उनका उनके जो भी डायरेक्शन होता है वो पूरी पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होता है और वही फाइनल होता है। और ये जो खदशे का इजहार किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है, उन दिनों में भी कुछ जलसा वलसे का भी प्रोग्राम है या अभी नहीं है, ये कबल अज वक्त है? 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। खानजादा साहब देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा, वो तो खान साहब ने फैसला करना है कि कब कोई जलसा करना है, नहीं करना, इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है, नहीं करना, जो अभी जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, इनको आगे कंटिन्यू करना है, नहीं करना, या खत्म हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये अभी उन्होंने इसके ऊपर फैसला करना है। लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत को भी ये देख लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो मुल्की हालात हैं, ये तो सबको पता है कि ये इस तरह से, अभी तो ये खुद कह रहे हैं, और खान साहब ने 3 साल पहले जब उनकी हुकूमत गिराई गई थी, उन्होंने ये बात सबसे पहले की थी कि जी जो आपका मुआशी इस्तेहकाम है, ये आपका सियासी इस्तेहकाम के साथ आता है, ये इसके बगैर नहीं आता। आज ये सारे मिल के सारी पार्टियां जो कि हुकूमत में वो खुद ये बातें कर रहे हैं और कहते हैं जी ये इमरान खान की वजह से, ये पीटीआई की वजह से, और हम पूछते हैं कि हमारी वजह से ये कैसे है? आप तो हुकूमत में है, आपके पास तो इख्तियार है, आप तो मुज़ाकरात को आगे भी चला सकते हैं और आप चीजों को आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इक़्तिदार में रहना है तो बस खान साहब को जेल में रखना है। सर, टुवर्ड्स द एंड काज़मी साहब, 2025 हमने सारे साल का अहाता कि आपको ये साल क्रूशल नजर आता है सियासी तौर पर? देखें जी, या ऐसे ही चलेगा नहीं, मामला? देखें, एक अभी ये मेरे भाई फरमा रहे हैं कि भाई खान साहब के दौर में ये खान साहब ये कहते रहे, भाई कहने और करने में फर्क होता है ना। एक तरफ आप हमें बताते हैं कि मुल्क जो है वो बड़े नाजुक सूरत हाल का शिकार है, मुल्क जो है वो मैशियत जो हमारी तबाह है, इकोनॉमी, फिर साथ ही आप तरसीलात जर रोकने का मुतालबा करते हैं ओवरसीज से, फिर साथ ही आप सिविल नफरमानी चला देते हैं, तो फिर आप क्या मुहिब वतन पाकिस्तानी है? इन हालात में तो आए हमारे साथ बैठे, हमने आपको ऑफर की थी, लेकिन आप फिर आते हैं, आप चाहते हैं किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आपके बानी को रिहा कर दिया जाए, 9 मई के लोगों को रिहा कर दिया जाए, तो ये हुकूमत नहीं कर सकती भाई। अदालती प्रोसीजर है, आपको अदालती निजाम को मानना पड़ेगा। गो के ना वहां पे साकिब निसार है, ना वहां पे खोसा है, जो आप चाहते हैं कि आपके मन मर्जी के वो किचन वाले जज होते जो अपनी बेगमात के कहने पे माजी में फैसले करते रहे हैं, तो अब ये ऐसा होगा नहीं।
तो इन मामलात में जो जायज चीजें हैं आपकी, उनका आप मुतालबा करें, हमारे साथ बैठे, हुकूमत आपको हर मामले में संजीदा नजर आएगी। जायज मुतालबात पे हुकूमत जो है वो संजीदा नजर आएगी। बहुत शुक्रिया नवाजिश खानजादा, आपने जीशान हमारे साथ गुफ्तगू की, कमर जमान कायरा साहब ने, कौसर काज़मी, इट्स वॉज अ प्लेजर टू हैव यू। आपने मुल्क की मईशत और सियासत दोनों पे अपनी राय का इजहार किया, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। आप देखेंगे कि कल 9 फरवरी है, 9 फरवरी से लेकर अगले साल तक क्या तब्दीली आती है सियासी रवैयों में, मैं बिलखसूस इस बात पे बात करूंगा। और मईशत में जो नई ट्रैजेक्टरी है कि एक आम आदमी तक ये जो समरात है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अब हमारा जो मतमे नज़र है वो रिलीफ देना है और ग्रोथ की बढ़ोतरी है, उसमें किस हद तक अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और कहाँ तक हसूल होते हैं। प्रोग्राम सचते में नशिश कैसे लगी, फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।